नित्य दर्शन से जुड़े सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज मैं आपको व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत संप्रेषण सेवाएं, संदेश वाहन किसे कहते हैं, इससे अवगत कराऊंगी। हम जानते हैं कि व्यवसाय को बहुत सारे व्यक्तियों के साथ संपर्क स्थापित करना होता है, चाहे वो आंतरिक व्यक्ति हो चाहे बाहरी व्यक्ति हो। इसलिए इन लोगों से संपर्क स्थापित करने के लिए विचारों और सूचनाओं को निर्माता, व्यापारी, ग्राहक, प्रतियोगी सभी के साथ आदान प्रदान करना होता है। इनको किस तरह से पहुंचाया जाए, शीघ्र व समय पर सूचनाओं को व्यक्ति विशेष तक पहुंचाने के लिए एक प्रभावशाली प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, एक तरीका अपनाना पड़ता है, जिसे हम संप्रेषण, कम्युनिकेशन या संदेशवहन के नाम से भी जानते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपने विचारों को, भावनाओं को या तथ्यों को दूसरे व्यक्ति के सामने इस तरह से प्रस्तुत करता है कि दूसरा व्यक्ति उसे समझता है और अपनी समझ के अनुसार उसका प्रति उत्तर देता है। विचारों के इस आदान प्रदान को या तो हम डाक के द्वारा करते हैं, या तार के द्वारा, या टेलीफोन के द्वारा, या आजकल के इंटरनेट के माध्यम से, या ईमेल के माध्यम से, आप जानते हैं फैक्स के माध्यम से भी आदान प्रदान किए जा सकते हैं विचार। तो इनके द्वारा संभव बनाया जाता है और संदेशों के इसी आदान प्रदान को आज हम विश्व स्तर के हर कोने तक पहुंचा सकते हैं। देख लीजिए कि कोविड में किस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन हर गांव तक पहुंचाई जा रही है। ये सब संदेशवहन प्रक्रिया के महत्व को प्रकट करता है। आइए इसी संदेशवहन को, कम्युनिकेशन को जानने का प्रयास करते हैं। तो संदेशवहन है क्या? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपने विचारों को, भावनाओं को, तथ्यों को दूसरे के सामने इस तरह से प्रस्तुत करता है कि दूसरा व्यक्ति उसे समझता है और उसके अनुसार उस पर अपनी प्रतिक्रिया दिखाता है। संदेश भेजने वाले को हम प्रेषक या सेंडर के नाम से जानते हैं और संदेश प्राप्त करने वाले को प्राप्तकर्ता या रिसीवर के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो तब तक पूर्ण नहीं होती जिसमें प्रेषक द्वारा भेजा गया संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा उसी अर्थ में नहीं समझ लिया जाता जिस अर्थ में प्रेषक ने उसे भेजा था। तो संदेशवहन के अंतर्गत संदेश पर विश्वास करना बहुत आवश्यक होता है, आपसी सहमति होनी बहुत ज़रूरी होती है, अन्यथा संदेश व्यर्थ चला जाता है और उसे समझने में कठिनाई होती है। इस संबंध में न्यूमर और समर एक विद्वान थे, उन्होंने एक परिभाषा लिखी। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा तथ्यों, विचारों, मतों और भावनाओं का आदान प्रदान होता है। संदेशवहन के माध्यम के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। संदेशवहन के माध्यम को हम दो भागों में बांट सकते हैं, परंपरागत माध्यम और आधुनिक माध्यम, यानी ट्रेडिशनल मोड्स और मॉडर्न मोड्स क्या हैं। ट्रेडिशनल में यानी परंपरागत माध्यम में हम डाक सेवाओं को शामिल करेंगे। ये डाक सेवाएं तीन प्रकार की हो सकती हैं, पत्राचार के रूप में यानी कॉरस्पॉन्डेंस के रूप में, तार, टेलीग्राम, और दूरभाष यानी टेलीफोन के रूप में। तो इस तरह से पोस्टल सर्विस जो है तीन भागों में विभाजित होती हैं। आधुनिक माध्यम को हम दो भागों में बांटेंगे, जैसे कोरियर सेवाएं यानी कोरियर सर्विसेज के रूप में, और दूसरी है इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज के रूप में। इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं आगे भी उप तीन भागों में बंट जाती हैं, जैसे फैक्स सेवा, इंटरनेट सेवा और ईमेल सेवा। चलिए, परंपरागत माध्यम क्या है? परंपरागत यानी पुराना माध्यम, जो पुराने तरीके ज़माने से चला आ रहा है, वो डाक सेवाओं से संबंधित था। यानी डाक जो थी हमारे सबसे पुराना तरीका था सेवाओं के प्रचार करने का, संचार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का। ये जो डाक सेवाएं थी 1837 में आरंभ हुई थी भारत के अंतर्गत। तो इस बात को भी आपने दिमाग में याद रखना है। डाक सेवाओं को रेल के माध्यम से या वायुयान के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता था। इसमें पत्राचार होता था, कॉरस्पॉन्डेंस, ये पुराना माध्यम होता था जिसमें पोस्ट कार्ड, या याद होगा आप लोगों को, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफे, ये सब चलते थे। और विदेशी आदान प्रदान के लिए एरोग्राम जैसे लिफाफे चलते होते थे। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से रजिस्टर्ड डाक पत्र भी चलते थे, रजिस्टर्ड लेटर भी चलते थे। तो ये सब पत्राचार के प्राचीन तरीके थे। और एक तार तरीका हुआ करता था जिसमें दूर स्थानों पर संदेशों को भेजने के लिए प्रयोग किया जाता था। जिसको तार भेजना होता था वो एक तार विभाग में पहुंच जाता था उस स्थान के, और वहाँ पर तार लिखवा देता था, उसे एक विशेष मशीन द्वारा टाइप करके दूसरे उस स्थान के तार घर में पहुँचाया जाता था। और उस घर का जो कर्मचारी होता था उस व्यक्ति विशेष तक उस संदेश को पहुँचाता था।
इसमें कम से कम शब्दों का प्रयोग किया जाता था। उसका कारण ये था कि जितने अधिक शब्द होते थे उतना खर्चा लगता था, तो कम से कम खर्चे को करने के अनुमान से इसमें कम से कम शब्दों का प्रयोग किया जाता था। टेलीफ़ोन, वर्तमान समय में टेलीफ़ोन प्रयोग होता रहा है और इसकी अब प्रणाली चेंज हो गई है, मोबाइल्स के रूप में आ गया है। ये टेलीफ़ोन सेवा 1881 में भारत में लागू हुई थी। अब वर्तमान समय में जैसे भारत संचार निगम, जिसे हम बीएसएनएल कहते हैं, या विदेशी संचार निगम, जिसे हम वीएसएनएल कहते हैं, उनके द्वारा ये सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। यदि टेलीफ़ोन एक शहर में करना होता था तो उस समय लोकल कॉल के रूप में माना जाता है, और यदि दूसरे शहर में करना होता है तो उसे हम ट्रंक कॉल के नाम से जानते हैं। उस समय एसटीडी यानी सब्सक्राइबर ट्रंक डायल या आईएसडी यानी इंटरनेशनल सब्सक्राइब डायल की सुविधा उपलब्ध थी। वर्तमान समय में ये कार्य जो है मोबाइलों ने ले लिया। मोबाइलों के माध्यम से हम इसी तरह की लोकल कॉल और ऑनलाइन इंटरनेशनल कॉल और को संपन्न करते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं। आधुनिक माध्यम में तकनीकी प्रगति के कारण संचार सुविधाओं का भी विकास हुआ, उनमें भी परिवर्तन हुए, ये माध्यम भी बदले। ये माध्यमों का फ़ायदा ये हुआ कि ये अति शीघ्र कार्य करने वाले माध्यम बने, सुरक्षित माध्यम थे और गोपनीय माध्यम थे। जैसे कोरियर सेवाएं आधुनिक तरीका है संदेशों का आदान प्रदान करने का। इसमें निजी एजेंसियां जो हैं ये सेवाओं को प्रदान करती हैं। जो सरकार द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं वो प्राय महंगी होती हैं, लेकिन ये निजी संस्थाएं उन्हीं की प्रतियोगिता में खड़ी हो गई हैं और ये सस्ती सेवाएं कोरियर के रूप में प्रदान कर रही हैं। इसमें पत्र, प्रलेख, पार्सल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है और इसके कर्मचारी बड़ी सावधानीपूर्वक जिम्मेवारी से इसका कार्य करते हैं। ये डाक सेवाओं से अच्छी सेवाएं मानी जाती हैं। दूसरी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से की जाती है और इससे विश्व के हर कोने को संदेश पहुंचाया जा सकता है। तो ये ज़्यादा अच्छी सुविधाएं हैं। इसमें हम फैक्स को शामिल करते हैं, इंटरनेट को शामिल करते हैं, ईमेल को शामिल करते हैं। फैक्स एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो लिखित संदेशों को बहुत ही जल्दी उस स्थान पर पहुंचा देती है जहां पर भेजना होता है। प्राप्तकर्ता उस स्थान पर एक मशीन में उस संदेश को प्राप्त कर लेता है। ये दूर स्थानों पर संदेश भेजने की सबसे सस्ती और कम खर्चीली प्रणाली है। इंटरनेट संदेशवहन का एक आधुनिक माध्यम है जिसमें हम पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध लेते हैं और घर बैठे पूरे संसार की जानकारी उसके माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं। इसके अंतर्गत हम ईमेल सुविधाओं को भी शामिल करते हैं। इससे हम शीघ्र और कम लागत पर आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं का क्रय विक्रय भी संभव बनाते हैं। तो देखिए, ईमेल भी एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से हम सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर पहुंचाते हैं। उसे भेजते समय प्राप्तकर्ता का होना आवश्यक नहीं होता। हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे ईमेल के माध्यम से संदेश को भेज देते हैं। जब दूसरा व्यक्ति उस अपने ईमेल को खोलता है उससे वो संदेश प्राप्त हो जाता है। तो ये एड्रेस पर हस्तांतरित होता है जो हमें इंटरनेट पर भरना होता है। प्राप्तकर्ता चाहे उसे पढ़ना चाहे उसी समय पढ़ लेता है, या कंप्यूटर में स्टोर करके वो पड़ा रहता है और जब भी वो कंप्यूटर खोलेगा, अपनी ईमेल आईडी खोलेगा, उसे संदेश प्राप्त हो जाएगा। तो ये सब आधुनिक तरीके हैं जिसके आधार पर वर्तमान समय में संदेशवहन को किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है। यह व्यवसाय को करने में बहुत ही सुगमता, सरलता प्रदान करते हैं, अति शीघ्रता प्रदान करते हैं। इसमें गोपनीयता भी पुराने तरीकों से अधिक बनी रहती है। इस आधार पर हम परंपरागत माध्यम और आधुनिक माध्यम में अंतर कर सकते हैं। यदि गति के आधार पर अंतर देखा जाए तो परंपरागत माध्यम जो होता है थोड़ा सा कम गति वाला होता है, जबकि आधुनिक माध्यम जो है इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है, इसलिए इसकी गति बहुत अधिक होती है। पलक झपकते ही संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है। परंपरागत माध्यम में जो संदेश होता है उसकी गोपनीयता कम संभावना रहती है, जबकि आधुनिक माध्यम में गोपनीयता बनी रहती है क्योंकि पासवर्ड के द्वारा उसे सुरक्षित किया जाता है। अगर लागत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो परंपरागत माध्यम में खर्चीली माध्यम है, उसमें पैसा अधिक लगता है, जबकि आधुनिक माध्यम में खर्चा कम होता है। एक ही बार पूंजीगत खर्चा करना होता है, उसके बाद संदेश को भेजना काफ़ी समय तक आसान हो जाता है।
परिवर्तन की जब संभावना के आधार पर अगर देखा जाए तो परंपरागत माध्यमों में परिवर्तन करने की जो संभावना है वो बनी रहती है, कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है। जबकि आधुनिक माध्यम में अगर संदेश जैसे ही हम लिखते हैं तुरंत ही प्राप्तकर्ता के पास पहुंच जाता है, तो परिवर्तन करने का दृष्टिकोण इसमें कम बना रहता है। तो इस आधार पर हम परंपरागत माध्यम और आधुनिक माध्यम में अंतर बता सकते हैं। तो बने रहिए नित्य दर्शन पर और इसके बारे में और जानने का प्रयास कीजिए। अगली वीडियो में मैं इंटरनेट क्या होता है, उसके उपक्रम क्या हैं, उसके लाभ क्या हैं, उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।